दुनिया हर इकोनॉमिक पैरामीटर पर भारत का लोहा मान रही है, लेकिन जब सॉवरेन रेटिंग की बात आती है तो ऐसा लगता है कि रेटिंग एजेंसियां भारत के साथ भेदभाव कर रही हैं। आज सरकार ने दुनिया के दिग्गज रेटिंग एजेंसी मूडीज के सामने बाकायदा प्रेजेंटेशन देकर अपनी बात रखी, लेकिन सवाल उठता है कि हमारे साथ रेटिंग में क्या वाकई में सौतेला व्यवहार हो रहा है, और अगर हो रहा है तो क्यों। पहले यह समझिए कि सरकार ने दुनिया के दिग्गज रेटिंग एजेंसीज मूडी के सामने क्या कहा। दरअसल चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन की अध्यक्षता में वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने आज दिल्ली में दुनिया की दिग्गज रेटिंग एजेंसी मूडीज के साथ ये बैठक की। बैठक में वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने रेटिंग बढ़ाने की मांग को रखते हुए मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा। सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों को उम्मीद है कि मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस जल्द ही भारत की रेटिंग को अपग्रेड करेंगे, जो मेरे ख्याल से अगस्त में शायद पेंडिंग है। बैठक में अधिकारियों की तरफ से 7.2% जीडीपी के आंकड़े के साथ ही बेहतर ग्रोथ आउटलुक की तस्वीर पेश की गई। साथ ही महंगाई में कमी के साथ दूसरे बेहतर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स का हवाला भी दिया गया। फिलहाल मूडीज ने भारत को स्टेबल आउटलुक के साथ Baa3 रेटिंग दिया हुआ है, जो निवेश का सबसे निचला ग्रेड है। अब समझ लीजिए कि ये तय कैसे होती है सॉवरेन रेटिंग। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां देश की सरकारों की कर्ज चुकाने की क्षमता के आधार पर सॉवरेन रेटिंग तय करती हैं। इसके लिए वो इकोनॉमी, मार्केट, राजनीतिक जोखिम को भी आधार मानती हैं। हम आपको धीरे धीरे बताएंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं जिसमें ये पैरामीटर्स तय होते हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट इसमें होता है, इन्फ्लेशन होता है, जनरल गवर्नमेंट डेट, जो सरकार का जो कर्ज होता है, कर्ज लौटाने की जो क्षमता होती है उसको देखा जाता है। इसके अलावा जो साइक्लिकली एडजस्टेड प्राइमरी बैलेंस देखा जाता है, जो कि जीडीपी के अनुपात में देखा जाता है। बहुत सारी इसमें चीजें हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखी जाती है, रूल ऑफ लॉ देखा जाता है, कंट्रोल करप्शन के ऊपर कितना हुआ ये देखा जाता है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन देखा जाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखे जाते हैं, शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है। रिजर्व जितने आपके पास है उसमें शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट चुकाने की क्षमता है या नहीं है, रिजर्व एडिक्वेसी रेशियो देखा जाता है, सॉवरेन डिफॉल्ट हिस्ट्री देखा जाता है। और अगर आप भारत के इन तमाम पैरामीटर्स पर देखेंगे, आगे हम आपको चर्चा में बताएंगे कि ये जितने भी पैरामीटर्स हैं इनमें से कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है जिसमें किसी जोखिम की आशंका झलक रही हो, ना मौजूदा समय में और ना हिस्टोरिकली। तो फिर क्यों ऐसा भारत के साथ हो रहा है? रेटिंग क्यों जरूरी है ये भी समझिए। देखिए, रेटिंग ये बताती है कि एक देश भविष्य में अपनी देनदारियों को चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा, कर्ज लौटा पाएगा या नहीं। एजेंसियों की रेटिंग टॉप इन्वेस्टमेंट ग्रेड से लेकर जंक ग्रेड तक होती है। सॉवरेन रेटिंग का असर क्या होता है जरा ये भी समझ लीजिए। अब हमको कम रेटिंग में अगर डाल दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? देखिए, इसका मतलब यह होगा कि दुनिया के सभी देश अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए बॉन्ड जारी कर दुनिया भर के निवेशकों से कर्ज लेते हैं, और निवेशक कर्ज देने से पहले रेटिंग पर गौर करते हैं। तो रेटिंग अगर कम होगी तो कम पैसा आएगा, जो फॉरेन पैसे का फ्लो है उस पर दिक्कत होगी, एफडीआई में दिक्कत होगी। अगर किसी देश की रेटिंग अच्छी है तो निवेशकों को लगता है कि उनका कर्ज नहीं डूबेगा और वो कम ब्याज पर भी कर्ज दे देती है, तो हमारे लिए कर्जा सस्ता हो जाता है, पैसा सस्ता हो जाता है लाना। हालांकि आमतौर पर भारत सरकार विदेशी बाजारों से वैसे कर्ज लेती नहीं है, इसलिए क्रेडिट रेटिंग का ज्यादा उसमें उस दिशा में महत्व नहीं है, लेकिन इसका असर सेंटीमेंट पर जरूर पड़ता है। कम रेटिंग के कारण स्टॉक मार्केट से विदेशी निवेशकों के बाहर जाने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा नए निवेश के बंद होने की आशंका भी रहती है। इसके अलावा ईसीबी के जरिए रकम जुटाने वाले वित्तीय संस्थानों और कंपनियों की कर्ज की लागत भी बढ़ जाती है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, और इसीलिए बार बार भारत ये कहता रहा है कि भाई आप सॉवरेन रेटिंग तय करते समय जरा वस्तु स्थिति को तो देख लीजिए। कुछ भी रेटिंग देने का मतलब ये नहीं है कि भारत अपनी बात नहीं रख सकता, उसका प्रतिकार नहीं कर सकता, जस्टिफाई नहीं कर सकता। अपनी बात को रखने का उसको पूरा अधिकार है, और सरकार यही कर रही है। बहुत खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस मुद्दे को थोड़ा और बारीकी से समझाएंगे और भारत की नजरिए से भी बातचीत होगी। पूर्व वाणिज्य सचिव अजय दुआ सर हमारे साथ हैं। दुआ सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर।
और हमारे साथ हैं ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट और एलिमेंट प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन अजय बग्गा सर। अजय सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं दुआ सर आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा कि बार बार सर हमने इस बार जब बजट पेश किया था उसके बाद भी हमने बाकायदा इन रेटिंग एजेंसीज के सामने प्रेजेंटेशन दिया, आज भी दिया। हमें ये लगता है बार बार कि हमारे पास पूरा एविडेंस है कि एक सिस्टमैटिक अंडर असेसमेंट है हमारे फंडामेंटल्स का इन रेटिंग एजेंसीज के द्वारा। ये क्यों हो रहा है सर? इसके कारण क्या हैं? आपका बहुत धन्यवाद दीपक जी, मुझे आपने निमंत्रण दिया। मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने अपने प्रस्ताविक में बहुत स्पष्ट रूप से बिल्कुल सबको समझा दिया है कि क्या इसका महत्व है और कैसे रेटिंग एजेंसीज सॉवरेन रेटिंग देती हैं और उसका महत्व क्या है देश के लिए। मैं इतना ही एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि किसी भी देश की कोई संस्था अगर विदेश में पैसे लेती है, कंपनीज लेती हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस लें, जो भी हो, वो नॉर्मली उनकी रेटिंग देश की रेटिंग से आगे नहीं हो सकती। अगर देश की रेटिंग जस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड, निवेशक ग्रेड की शुरुआत की है, जैसे हमें तीनों मूडीज, फिच, S&P तीनों ने उसी स्तर पर रखा है, तो हमारे जो कंपनीज बोरो करती हैं उनकी जितनी मर्जी अच्छी परिस्थिति हो, वो उनकी रेटिंग देश की रेटिंग से ऊपर नहीं होने के कारण उनको जो ब्याज देना पड़ता है, क्योंकि उनको समझा जाता है कि अगर देश रिस्की है तो कंपनी अच्छी भी हो तब भी उसका ब्याज का दर ऊंचा रखा जाता है। सो उसका सबसे महत्व, अगर हम बाहर की मार्केट से ज्यादा पैसे नहीं लेते तब भी हमारी कंपनीज और जो दुनिया का कैपिटल फ्लो होता है हिंदुस्तान के अंदर, उसके ऊपर जो टर्म्स होंगी वो देश की रेटिंग के अनुसार दी जाती है जी। वो था पहला प्रश्न जी। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि हर साल, ये आज की पहली बारी हम नहीं रेटिंग एजेंसीज के सामने जाके अपने देश का केस रख रहे हैं। इसी साल मई महीने में फिच और S&P के सामने हमने अपना केस रखा था। और हमारी तरफ से हमारा वित्त मंत्रालय आगे होता है, नीति आयोग की भी मदद ली जाती है जब जरूरत हो। तो उस टाइम भी ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रेटिंग एजेंसीज, हिंदुस्तान ने भारतवर्ष ने जो भी प्रगति की गई हो, वो अपनी रेटिंग इतनी आसानी से बदलते नहीं है। काफी देर से हम इसी ग्रेड में, उनके तो जो ग्रेड है वो है BBB- दोनों का चल रहा जी। वो हमें जरूर क्रेडिट देते हैं। हिंदुस्तान में राजकीय स्थिरता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। यहाँ पे हमारा GDP ग्रोथ रेट अभी इस क्वार्टर में 7.3, 7.4 होगा। ओवरऑल 6.1 लास्ट ईयर का था। वो अच्छा है बाकी देशों की तुलना में। और जैसे आपने कहा, हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो भी अब $600 बिलियन के करीब हो गया, जिससे हम अपने इंपोर्ट्स को, चाहे थोड़ा डेफिसिट हो, बिकॉज एब्सोल्युटली सर, जो ज्यादा प्रोडक्ट, बिल्कुल सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा फॉरेन जो रिजर्व है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बग्गा सर, बाकी सबको छोड़ दीजिए, बाकी सब तो जानते हैं कि पैरामीटर्स, सिर्फ अगर इनको ये चिंता है कि लोन रीपेमेंट का इश्यू है, एक तो हमारा जीरो सॉवरेन डिफॉल्ट हिस्ट्री, इतनी शानदार हमारी हिस्ट्री रही है। फॉरेक्स रिजर्व भी हमारा $600 बिलियन के आसपास, जैसा कि सर भी बता रहे हैं। हम शॉर्ट टर्म डेब्ट तो छोड़ दीजिए, प्राइवेट सेक्टर का जो ओवरऑल स्टॉक ऑफ एक्सटर्नल डेट भी है प्राइवेट सेक्टर मिला के, वो भी हम चुकाने की स्थिति में बहुत कंफर्टेबली। तो ये क्या सीधी सीधी चीजें समझ में नहीं आती है सर इनको? ये अंडर असेसमेंट क्यों हमारा? फिर नहीं, ये तो एक तो बात है दीपक जी के बहुत फिक्स्ड माइंडसेट है। अगर अमेरिका का $31 ट्रिलियन डेट है और 22-25 ट्रिलियन की इकोनॉमी के ऊपर, या जापान देखिए, चीन देखिए, 200% से ज्यादा डेट है, टोटल डेट अबव GDP, उनसे आप तुलना कीजिए तो ये बहुत ही निराशाजनक है जिस तरह से भारत को ये रेटिंग देते हैं। दूसरा, अगर आप यूरोपियन इकोनॉमी से तुलना करिए, इटली और ग्रीस का वापस आ गया है डिफॉल्ट के बाद भी, उनका इतना रिस्ट्रक्चर हुआ डेट,
फिर भी अब उनका रेटिंग हमारे से थोड़ा आगे आ गया है। तो ये तो बहुत ही निराशाजनक है, इनका फिक्स्ड माइंडसेट है। भारत में पहले जब मैं बात करता था तब कहते थे जी आपके लोग ही बोलते हैं, आपका एनपीए इतना खराब है बैंकिंग सिस्टम का, बैंकिंग सिस्टम डूब जाएगा, इसलिए हम नहीं कर पाते। अब कहते हैं फिस्कल डेफिसिट सेंटर और स्टेट का मिला के 10% बनता है, 8.5-9% जरूर बनता है, बट वो किस देश का नहीं बनता। दूसरी बात रही मीडियन जो कंट्रीज हैं हमारी रेटिंग पे, उनका 56% है डेट टू जीडीपी, आपका 84% है। तीसरी बड़ी बात रही कि आपका 26% रुपए में से जो भी रुपया सरकार कमाती है 26% अब इंटरेस्ट में जा रहा है, इंटरेस्ट सर्विसिंग। हाँ, ये जरूर बात है, आपका डोमेस्टिक है तो आपका डिफॉल्ट तो होता नहीं कभी, आपका क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर भी अच्छा है। अब आप कैपेक्स में कर रहे हैं जिसका मल्टीप्लायर 6 से 8 गुना होता है, तो वो आप अच्छा करेंगे, बट अभी हम तब्दीली नहीं करेंगे। तो आज भी जो मीटिंग हुई है दीपक जी, कोई उम्मीद मत रखिए, अच्छा। कुछ बदलने वाला नहीं, क्योंकि इनका फिक्स माइंडसेट है। इनको जिस तरह चाइना आड़े हाथों लेता है कि आपके दफ्तर हम बंद कर देंगे, जब तक आप इस तरह का इनके साथ नहीं करेंगे सुलूक, ये कोई बदलने वाला नहीं है। और अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही निराशाजनक है कि इतना फिक्स माइंडसेट है। जो कंट्री हर वक्त चुकाती रही है, अपना मीट करती रही है ऑब्लिगेशन हर वक्त, उस कंट्री को आपने रोक के रखा हुआ है। कह देते हैं जी स्टेबल तो हैं आप, बट बढ़ा नहीं सकते। तो अच्छा भगत सर, आपको लगता है सर कि भारत और चाइना की कहानी एक जैसी है? 2005 में जब टॉप 5 इकोनॉमी में चाइना की एंट्री हुई थी और अब हमारी भी हुई है, दोनों की कहानी एक जैसी लगती है इसमें? नहीं, कहानी बिल्कुल है। और देखिए जितना बहुत डिफरेंस क्या है, जो हमारा डेमोक्रेसी है, तो हम एक मेसी वे में ग्रो करते हैं, चाइना का एक डिक्टेटेड वे से होता है, बट वही हमें बहुत ताकत देता है। वो फाउंडेशन जो हमारी ग्रोथ रहती है वो बॉटम अप है, चाइना का टॉप डाउन है, इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन ग्रोथ है, हमारा कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ है। 60% आपका जीडीपी एक्सपेंडिचर अगर कंजम्पशन है, आप सोचिए, आप जापान और यूएस की तुलना में है, चाइना नहीं है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर 40% रहता है। तो चाइना का टॉप डाउन है, हमारा बॉटम अप है। अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है कि ये जो एजेंसियां हैं वेस्टर्न वाली, ये फिक्स माइंडसेट पे बैठी हैं, नहीं बदलना है तो नहीं बदलना है। भारत को डेवलप इकोनॉमीज के साथ तुलना कर रहे हैं, बट उनका उस टाइम पे जो आज हमारा लेवल है वो कहाँ थे उस टाइम पे, वो कोई नहीं देखता। और ये कोई नहीं देखता कि अमेरिका सबसे बड़ा आज के दिन में डेटर नेशन है, जो 35 ट्रिलियन हो जाएगा 2025 जनवरी तक, $35 ट्रिलियन, और वो उसमें से आधे से ज्यादा बाहर से है, ओन्ड है बाहर की देशों के द्वारा जी। उसके बावजूद आपने उनका सिर्फ AAA काटा 2011 में, AA+ अभी भी आप दे रहे हैं। तो बहुत ही ये नाइंसाफी है। बिल्कुल सर। और हमें इस पे अब प्रॉब्लम ये है, दुआ साहब ने जो कहा, जब कंपनियां हमारी जाती हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर उठाने जाता है पैसे, वो कहते हैं जी आपका तो कंट्री लेवल इतना है, इतना ही हम दे सकते हैं, तो लाइबोर प्लस इतना लगेगा आपको। चाहे स्टेट बैंक खुद खड़ा हुआ, अमेरिका से बेटर लेवल पे लेना चाहिए उसको पैसा। सर दुआ सर, जैसा बग्गा सर बता रहे हैं कि चाइना जैसी कंट्रीज तो इनको सीधा कहते हैं कि हम तुम्हारे दफ्तर वगैरह ही सब बंद कर देंगे यहाँ से। खैर, हम एक बेहतर डेमोक्रेसी है, एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, चाइना से हमारा मैच्योरिटी में और समझदारी में कंपैरिजन नहीं हो सकता। लेकिन क्या आपको लगता है सर कि प्रेजेंटेशन जैसा आप भी कह रहे हैं कि लगातार हम दे रहे हैं, कुछ एक स्टेप और आगे जाना चाहिए, जब हमारे पास हमारे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स सबके सामने, दुनिया में भारत के अलावा इस वक्त कहां सबसे ज्यादा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं? अगर कोई कर्जा दे भी रहा है हमको तो उसी का तो भला हो रहा है। भारत में आप निवेश करेंगे, आपका भला होगा। दुनिया में सबसे तेजी से उभरते हुए हम हैं। तो सर आपको नहीं लगता कि थोड़ा स्ट्रिक्ट भी हमको होना पड़ेगा एजेंसीज के खिलाफ, या इसी तरह की कार्रवाई जारी रखे? सर दीपक जी, स्ट्रिक्ट हम चीन जैसा व्यवहार तो कर नहीं सकते इंटरनेशनल लेवल पे कि हम किसी को धमकी दें या किसी को, हमारे में क्षमता है। और मैं बिल्कुल आशा रखता हूं
कि ये रेटिंग एजेंसीज भारत का अभी 1 साल हुआ, हमने अच्छी ग्रोथ की, जीडीपी ग्रोथ हमारा बढ़ा दुनिया की बाकी कंट्रीज के तुलना में, हमारा इन्फ्लेशन रेट हमने बिल्कुल ठीक किया है। वो भी देखते हुए और ये कह रहे हैं ना 45 मंथ्स लोएस्ट WPI हमारा हो गया, बाकी कंट्रीज में रेन इन नहीं कर पाए हैं। तो ये सब चीजों का प्रभाव अगर इस बारी मीटिंग में, आज की मीटिंग का बाद क्या होता है कह नहीं सकते, पर जैसा मूडीज ने के अलावा फिच और S&P ने किया मई में ही, सुन के पिछले महीने ही, कोई बदला नहीं। शायद हो, जैसे अजय भगत साहब कह रहे हैं कि शायद वो बदले नहीं, पर वो संकेत जरूर देंगे अपनी रिपोर्ट में कि अगर भारत ऐसा करता रहा या भारत ने एक या कोई दूसरे इंडिकेटर्स में भी उतनी तवज्जो दी जितनी अब दे रहे हैं, तो अगली बारी हमें उसका फायदा जरूर मिलेगा। मैं नहीं जब बिलीव करता कि हमें उनके दफ्तर बंद करें या कोई भी आपत्तिजनक कार्यक्रम को हम फॉलो करके अपना इनसे हायर रेटिंग ले, जैसे चाइना ने कहा दिया होगा। हमें इनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ इनका व्यवहार जो हुआ है वेस्टर्न माइंड से हो रहा है, हमसे अपेक्षा बहुत कर रहे हैं, पर अब जब वेस्टर्न कंट्रीज ही, देखिए अमेरिका में हमारे प्रधानमंत्री का क्या स्वागत की तैयारियां हो रही है। स्वागत के अलावा भारत के साथ व्यापार करना, भारत के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बनाना, डिफेंस की हो, फैक्ट्रीज को हिंदुस्तान में लगाना, सब बातें चल रही हैं जो पहले कभी नहीं होती थी। तो मैं इतना निराशजनक नहीं हूं जी। मैं आशा रखता हूं कि इस रिव्यू में पॉजिटिव माइंड से अब वो देखा जाएगा। अगर कुछ ना भी निकला, जरूर संकेत रहेंगे कि अगर ऐसा रहा तो हिंदुस्तान को, भारत को उसका फायदा दिया जाए। तो आज जो इनका BAA प्लस है और लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, अगली बारी जरूर साल भर के अंदर मुझे लगता है हम अगले क्रमांक तक पहुंच जाएंगे। ऑलराइट, बग्गा सर, हमें क्या करना चाहिए? क्या कुछ ऐसा है, अपीज करने वाली बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या ग्राउंड लेवल पे क्या कुछ वाकई में हमारे पास गुंजाइश है कि हम इनकी बातें जो ये चाहते हैं उनको, उन पैरामीटर्स पर इनकी नजर में कम से कम खरा उतरे? जी दीपक जी, हमें वही करना है जैसे आपने शुरुआत में पृष्ठभूमि बांधी, जो इतने पैरामीटर्स देखते हैं। अब क्या है, इस साल में ये जो रेवड़ी कल्चर फैल रहा है उसके कारण स्टेट फाइनेंसेस और बदतर होंगे। तो ये एक मुझे प्रॉब्लम दिखती है कि अगर 8.5-9% आपका कंबाइंड फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी है और उसके ऊपर से आप मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त चीजें देते रहेंगे और उसके सामने कोई रेवेन्यू की तरफ से ठोस कदम नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती रहे, GST करे और इनकम टैक्स करे और स्टेट्स को देती रहे, स्टेट्स बांट रहे हैं हाथों से ये रेवड़ियां, तो वो डिटीरियोरेशन मुझे दिखता है अगले साल में। जो कोविड के बाद हमारा जिस तरह से फिस्कल डेफिसिट स्लिप हुआ, इस बारी थोड़ा बेहतर हुआ, बट 6.4 अभी भी बहुत हाई है और साथ में स्टेट्स का अगर 2.5-3% जोड़ लें तो वो तो इस तरह देखते हैं, दोनों को मिला के देखते हैं। तो ये प्रॉब्लम है और मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है। दुआ साहब ऑफ कोर्स ज्यादा जानते हैं मुझसे और इसको ज्यादा बेहतर समझते हैं, बट मुझे ज्यादा इसमें अभी गुंजाइश नहीं दिखती, स्पेशली एक पॉलिटिकल ईयर जब नेशनल इलेक्शंस आ रही हैं। मुझे लगता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम फिर से मुद्दा बनेगा जिस तरह पिछली बारी बना था, और आउट स्पेंडिंग का एक जरिया रहेगा। ये गवर्नमेंट बहुत परिपक्व रही है जिस तरह से कैपेक्स में स्पेंड करते रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से अच्छा किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बट अब एक इलेक्शन ईयर में हाथ बन सकते हैं और फार्म लोन वेवर और इस तरह की चीजें, और उसके सामने आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा। इसका तरीका एक ही है, नॉमिनल GDP बढ़ाइए, वो उससे क्या होगा, आपके टैक्स रिसीट बढ़ेंगे, फिस्कल डेफिसिट कम होगा, डेट को कम करिए। डेट हमारा जो 26 पैसा रुपए में से
डेट सर्विसिंग में जा रहा है। मीडियन कंट्रीज जो हैं इन्वेस्टमेंट ग्रेड फर्स्ट रैंकिंग की, उनका 8.5% जाता है। Absolutely, तो हमारा बहुत बड़ा एक अमाउंट इंटरेस्ट आउटगो में है। उसका तरीका है नॉमिनल जीडीपी बढ़ाना, सरकार की इनकम बढ़ाना और पे डाउन करना डेट, या डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू पे डाउन करना। वो सरकार कर रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो पूरी दुनिया जब भारत की ग्रोथ स्टोरी पर यकीन कर रही है, सारे प्रोजेक्शंस पूरी दुनिया के सामने हैं, पोटेंशियल्स, हमारे फंडामेंटल्स सब दुनिया के सामने हैं, मुझे लगता है अब टाइम आ गया है, थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। और इतना खुलेआम बायस्ड और सब्जेक्टिविटी रखना मुझे लगता है किसी के लिए भी ठीक नहीं है। हम उम्मीद यही करते हैं कि आज नहीं तो कल भारत जो अपना पुख्ता तरीके से अपनी बात रख रहा है इन तीनों रेटिंग एजेंसीज के सामने, मूडी, S&P एंड फिच, इनको बात समझ में आएगी और हमारी रेटिंग में उतना सुधार होगा, छोटा सुधार नहीं, उतना सुधार होगा जितना हम डिजर्व करते हैं। ये हम आने वाले समय में देखें, इसी को हम उम्मीद करते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दुआ सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, थैंक यू सो मच सर। अजय बग्गा सर, आपने भी बहुत कीमती समय निकाला हमारे लिए, फोन लाइन से जुड़े आप, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने भी वक्त निकाला, थैंक यू।